हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करने जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। क्योंकि हम जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाना से हमको एनर्जी प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है, मिनरल्स प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, बॉडी को एनर्जी मिलता है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे और इसका प्रॉपर तरीका से डाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो सकता है, यहाँ तक कि पेशेंट की जान भी जा सकती है, आदमी की जान भी जा सकती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? खाना खाना, मुंह से खाना, उसको चबाना, फिर उसको अंदर ले जाना, फिर वहां डाइजेशन करना, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन करना, फिर उसका एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसको बाहर निकालना, यह सारा प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम लोग दूसरा नाम है जीआईटी ट्रैक, उसका दूसरा भी नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और यह इसकी लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है, यानी कि मुंह से लेकर एनस तक जीआईटी ट्रैक है और इसकी लंबाई क्या है? 8 से 10 मीटर लंबा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम मुंह से ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनल कैविटी में खत्म होता है। तो ओरल कैविटी में डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण ऑर्गन क्या क्या है? तो जितना चीज दिखाई दे रहा है माउथ में वह सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे सबसे पहले दांत, कुछ भी खाएंगे हम लोग, अगर मुंह खोल खाना आएगा मेरे सामने और खाना को हम लोग ओरल कैविटी लिप्स खोल के और मुंह के अंदर लेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले टीथ का बात आता है। टीथ क्या करता है? खाना को चबाता है और खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। दांत बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। लेकिन यह दांत का भी प्रकार है। कितना लोग कहला? 32 को दांत है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में। कितने दांत हैं? 32 को दांत, यानी कि 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। किसी को 2-4 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा तो नहीं देखा गया है लेकिन कम भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है आदमी का स्ट्रक्चर, बनावट और सबके मैटर पर डिपेंड करता है। अब देखो दांत का भी प्रकार है, दांत में भी काम दिया गया है। दांत भी है तो दांत का भी सब काम है। दांत जो है ना, हम दांत जो देख रहे हैं टीथ, तो हर टीथ का अलग अलग काम है, अलग अलग इसका काम बनाया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे तो इंसीजर टीथ होता है। इंसीजर मतलब कि यहाँ पे जो 4 गो टीथ है, 4 गो, 1 2 3 4 जो यहाँ का टीथ है और 4 गो ऊपर का, 4 गो नीचे का, इंसीजर काम है। इसका काम क्या करना है? इसका काम करना है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, चिड़ना और उसको छोटा छोटा टुकड़ा करना। और यहाँ पे जो होता है इंसीजर के में किनाइन होता है, जो ऐसा लगता है ना खुरपा के, ऐसा यहाँ पे दांत है एक नुकीला नुकीला, दो इधर दो इधर। यह क्या करें? किसी चीज को चिड़ने में और फाड़ने के काम आता है। इंसीजर का क्या काम है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। और किनाइन क्या करता है? चिड़ना है, फाड़ना है। जैसे गन्ना खा रहे हैं, चिड़ना है तो इससे चिड़ेंगे। कोई ऐसा चीज खा रहे हैं, ऐसे काटना है, गाजर है, मूली है, कोई भी ऐसा देखो, यहाँ से थोड़े काटोगे, यहाँ से काटोगे इजी नहीं फील होगा, लेकिन यहाँ से अगर काटोगे केनाइन से तो इजी फील होगा। तो 2 है, 1 2 इधर और 2 इधर, यानी 4 यह है। और उसके बाद आता है प्री मोलर और मोलर। चौ का दांत जो होता है ना, इसके नीचे जो चबाने के लिए क्या प्री मोलर और मोलर का काम क्या है? भोजन को चबाना, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में पीसना। क्योंकि अगर हम कोई भी बड़ा टुकड़ा लेंगे तो हमको यहाँ पे क्या होगा? निगल जाएगा या फिर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एयरवे को जाम कर सकता है, हमको ऑक्सीजन रुक सकता है, वो इजी से हम नहीं उसको इंगल्फ कर सकते हैं। इंगल्फ मतलब निगल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, उसको चिपचिपा बनाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो हर दांत का काम हो गया। इंसीजर का काम हो गया कि भोजन को छोटे टुकड़ा करना। किनाइन को क्या करना है? चिड़ने फाड़ने में काम आता है। प्री मोलर और मोलर की जो संख्या है, प्री मोलर की संख्या 8 है, 4 ऊपर 4 नीचे। हाँ, अब मोलर का संख्या जो है 12 है, 6 ऊपर 6 नीचे। इस तरह पूरा मिला के तुमको 32 दांत का सेट आएगा। और यह दांत कहाँ पाया जाता है? तो यह मैंडिबुल और मैक्सिला बोन का नाम सुना होगा तुम, जो फेशियल बोन है उसके बीच में यह जॉ पाया जाता है। तो अब तुम्हारा टीथ का काम समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जीभ आता है, टेस्ट के लिए आता है। टंग जो है, इसमें तुमको खट्टा, गरम, ठंडा का एहसास होता है। तो टंग भी एक डाइजेशन में महत्वपूर्ण, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्योंकि खाना का अगर टेस्ट अच्छा से रहेगा तो हम खाना को अच्छी तरीके से खा पाएंगे। और क्या खाना
मतलब तीता है, खट्टा है, यह सबका एहसास जो होता है, नमकीन है, यह सब टंग ही कराता है। तो टंग एक और टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड का भी अलग अलग रोल है। अब टंग के द्वारा हम क्या करते हैं, स्पीच में भी मदद मिलता है। यदि टंग जो है खाना के अलावा सलाइवा का सिक्रीशन करता है और स्पीच, जैसे किसी को बोलना है तो हम कुछ बोलते हैं तो बहुत सारा बात हम क्या बोलते हैं, टंग के सहारे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग के सहारे बोलते हैं। जैसे किसी का अगर टंग नहीं है तो कैसे बोलेगा, वो टंग नहीं है तो कैसे बोलेगा, तुतला करके बोलेगा। तो टंग का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब देखो दांत का जो ये तो हो गया, दांत का पार्ट हो गया। अब दांत का लेयर, एक जो दांत बना हुआ है यह दांत का भी लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। इनेमल क्या है, सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे मजबूत होता है। कोई भी टीथ है उसका जो बाहरी लेयर है वह इनेमल है या मजबूत है। मैंने एक दांत का बता रहे हैं इतिहास। और उसके बगल वाले जो बीच का जो लेयर होता है उसको डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन क्या करता है, दूसरी लेयर है, और यह क्या एहसास कराता है, ठंडा और गर्म का। ऐसे हम कुछ चीज खाते हैं तो देखिए पानी ठंडा पियेंगे तो दांत सिहर जाएगा, गर्म चीज खाएंगे तो लगेगा जल रहा है, दांत में फील होगा। तो इसका एहसास कौन कराता है, डेंटिन कराता है। और जो सबसे पल्प कैविटी होता है, जो सबसे भीतर का लेयर होता है, यह पल्प कैविटी होता है। और यह क्या करता है, इसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आता है। आपको पहले ही बताए थे कि सारा शरीर सेल से बना हुआ है और दांत का भी सेल से ही बना हुआ है। तो दांत को भी ब्लड सप्लाई चाहिए जिंदा रखने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ब्लड को सप्लाई करता है किस भाग में, पल्प कैविटी में ब्लड सप्लाई होता है। और जो नर्व का काम क्या है, सेंसेशन पैदा करना है। कोई भी चीज का ठंडा गर्म या कोई भी अनुभूति होता है, खा रहे हैं कोई चीज किरकिरा लगा है, जो भी चीज का अनुभूति होता है वह नर्व से होता है। तो नर्व और ब्लड का सप्लाई उसके भीतरी लेयर में, थर्ड लेयर में होता है, पल्प कैविटी। और उसका दूसरा लेयर जो है डेंटिन में क्या होता है, ठंडा और गर्म का एहसास होता है। और बाहर का जो लेयर होता है इनेमल होता है, यह सबसे बाहरी लेयर है और यह सबसे मजबूत लेयर होता है। यानी कि दांत का भी 3 लेयर हो गया। तो दांत कितने प्रकार का हो गया समझ गए, दांत का लेयर समझ गए। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे टंग के विषय में समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, माउथ में और होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक महत्वपूर्ण ग्लैंड का काम क्या है, ग्लैंड जहां भी रहेगा वहां हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। ग्लैंड्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड का क्या काम है कि कुछ डक्टलेस ग्लैंड है और कुछ डक्ट वाले ग्लैंड है। तो जहां भी हार्मोन और ग्लैंड का बात है वहां पे हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तरह का स्त्रवण होता है, एक तरह का लिक्विड मटेरियल छोड़ता है जहां जहां ग्लैंड है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ग्लैंड है जो मल्टीपल काम करते हैं। अब यहाँ पे हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इसका काम क्या है कि एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन होता है। माने एक मनुष्य में एक दिन में कितना लार बनता है, तो 1 से 1.5 लीटर, 50 ग्राम 100 ग्राम नहीं, 1 से 1.5 लीटर बनता है। और यह लार क्या काम करता है, तो यह लार का काम मेन है कि भोजन को छोटे छोटे जो दांत से हम पीस के टुकड़ा किए हैं वह छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, कन्वर्ट सलाइवा के साथ मिक्स करता है, उसको चिपचिपा बनाता है, फूड बोलस में कन्वर्ट करता है। और वह फूड बोलस में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि भोजन का जो बोलस बना, जो चिपचिपा, जो हमको सरकेगा नहीं या फिर हमको कहीं जाकर रुकावट नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा, वह इजिली से वह खाना का टुकड़ा और सफेकस से होते हुए स्टोमक में चला जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े जो टुकड़ा किया गया है उसको सलाइवा में के साथ मिक्स करके उसको बोलस बनाने का काम करेगा। दूसरा क्या है, इसमें एंजाइम भी पाया जाता है जो खाना पचाने में मदद करेगा। यदि खाना में अच्छा तरीका से सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है, उस आदमी का डाइजेशन ठीक रहेगा, उसका खाना अच्छी तरह से पचेगा। इसका सलाइवा सिक्रेशन कम हो रहा है, उसका डाइजेशन सिस्टम मजबूत नहीं होगा। अब सलाइवरी ग्लैंड में भी हम लोग क्या बोलेंगे, 3 तरह का सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। इसी के अगल बगल में कुछ यहाँ पे और यहाँ पे 3 गो सलाइवरी ग्लैंड का 3 पार्ट है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। 3 ठो ग्लैंड पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड का। अब उसके बाद आइएगा तो फेरिंग्स का बात करते हैं। तो फेरिंग्स भी पाया जाता है। जब मुंह का स्टार्ट किए किससे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टार्ट होता है नोज से, लेकिन एलिमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद टीथ आया, टीथ के बाद टंग आया, टंग के बाद सलाइवरी ग्लैंड आया। अब सलाइवरी ग्लैंड के बाद क्या आ गया, तो फेरिंग्स आया।
फेरिंग्स क्या करता है, तो फेरिंग्स हमारे दोनों सिस्टम में पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी फेरिंग्स का जिक्र करना है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स का जिक्र करना है। और फेरिंग्स भी 3 तरह का होता है, नोजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। तो तीनों फेरिंग्स का अलग अलग काम हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियो में जाकर देखेंगे, ठीक है। अब जो है एपिग्लोटिस का जिक्र हम उसमें भी किए थे। एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप का कपाट है जो कहाँ हमेशा बंद रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओसोफेगस होता है उसके ऊपर एक फोल्ड टाइप का, एक पतली परत टाइप का लगता है। वह केवल खाने के समय ही खुलता है। जैसे हम खाना चिबाना स्टार्ट करेंगे, एपिग्लोटिस ऐसे चबाएंगे तो एपिग्लोटिस का जो है वह जाके ईयरवे का जो उस ट्रेकिया वाला रास्ता है वह ट्रेकिया में जाके बंद हो जाएगा। ट्रेकिया में जाके क्या करेगा, उसको ढक देगा, जिससे खाना का कोई भी पार्टिकल क्या होगा कि भीतर नहीं आएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस का काम वही है। अब एपिग्लोटिस से नीचे आइएगा तो हमारा ओसोफेगस स्टार्ट होता है। जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया स्टार्ट होता है तो ओसोफेगस कहाँ होता है, तो फ्रंट में क्या होता है, उसके ट्रेकिया होता है। ओसोफेगस के आगे क्या है, सामने क्या है, ट्रेकिया है। ओसोफेगस के सामने क्या है, ट्रेकिया है। यहाँ पे ट्रेकिया है, इसके पीछे ओसोफेगस है, और ओसोफेगस के पीछे क्या है, तो वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा का नाम सुनिए ना, कितना वर्टिब्रा होता है, तो वर्टिब्रा है। तो हमारा ओसोफेगस के आगे ट्रेकिया हो गया, पीछे वर्टिब्रा हो गया। अब ओसोफेगस क्या करता है कि खाना का जो फूड बोलस बना कर रखे में जो टुकड़ा है, प्रपोज करें। ओसोफेगस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ओसोफेगस की लंबाई कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। और ओसोफेगस क्या होता है, यह स्टार्ट होता है फेरिंग्स के लोअर एंड से और कहाँ जाके खत्म होगा, तो स्टोमक के अपर एंड से। यानी कि स्टोमक ही हो गया, स्टोमक का अपर एंड जो हो गया उससे खत्म होगा, फेरिंग्स से स्टार्ट होगा, फेरिंग्स के पास से स्टार्ट होगा। और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और इसका काम क्या है कि जो हमारा खाना का फूड बोलस बना हुआ है इसी के द्वारा होकर स्टोमक में जाता है डाइजेशन के लिए। तो इसके सामने ट्रेकिया होता है, पीछे वर्टिब्रा होता है, स्टार्ट फेरिंग्स से होता है, खत्म स्टोमक में होता है। इतना चीज बस ओसोफेगस के बारे में समझना है। अब ओसोफेगस जहां पे खत्म हुआ वहां पे कहा क्या आया, स्टोमक। स्टोमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है, क्या है, जे शेप है, जे शेप है। और यह कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड में जो होता है कि आपको स्टोमक में लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और यह क्या करता है, इसमें जितना भी हमारा खाना का टुकड़ा हुआ है, जो भी हम खाना चबा के सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड पाइप से यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे खाना आके जमा होता है। और लीवर से और पेंक्रियास से एंजाइम आता है और लीवर से बाइल आता है और यहाँ पे केमिकल डाइजेशन इसका होता है। यानी कि यहाँ पे खाना जो है वह लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जेली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जितना भी खाना हो क्या हुआ, जेली के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका भी पार्ट है। अब स्टोमक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो स्टोमक जो इसको बोलते हैं कार्डिक कर्वेचर और नीचे वाला को पाइलोरिक कर्वेचर। स्टोमक का 3 पार्ट में हम लोग स्टोमक को बांटते हैं। इसको बोलते हैं फंडस, इसको बॉडी, और यह क्या है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। यानी कि स्टोमक को हम लोग 3 भाग में बांटे, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। और स्टोमक स्टार्ट कहां से हुआ, ओसोफेगस के लोअर एंड से स्टार्ट हुआ और ड्यूडेनम में खत्म हुआ। समझ में आ रहा है बात ना। यहां पे आके मिला ओसोफेगस, ओसोफेगस मिला तो एसोफेगस का लोअर एंड यहाँ पे आके अटैच होगा और स्टार्ट होगा यहाँ से ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के फर्स्ट एंड से स्टोमक स्टार्ट हुआ। तो स्टोमक का 3 भाग में बांट दिए, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक कर्वेचर। रुको ना, अब स्टोमक जे शेप का हुआ, इसका 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक कर्वेचर। इसका काम क्या है कि यह जो भी फूड पार्टिकल है वो इसमें ओसोफेगस के आकर इसमें जमा होता है। यह ओसोफेगस के लास्ट एंड से स्टार्ट होता है और ड्यूडेनम के फर्स्ट एंड में खत्म होता है। तो यह स्टोमक हो गया। अब स्टोमक के बाद आइएगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो ड्यूडेनम, यानी कि ड्यूडेनम का जो अपर एंड है वह स्टोमक में अटैच रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो भी भोजन हमारा पच चुका है, उस पचे हुए भोजन को
एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब कि उसको खींच लिया जाता है। ऐसे कैसे? इसका जो भी डाइजेस्टिव जूस या जो भी फूड पार्टिकल जिसमें न्यूट्रिएंट्स विटामिन है, और इसमें भिलाई पाया जाता है। भिलाई एक रचना होता है केस के ऐसा, बाल के ऐसा, जो इसके भीतर रहता है, और वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि भिलाई के द्वारा उसको सोख लेता है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट सबको खींच लेगा, और खींच के कहाँ भेजेगा? तो ब्लड में भेज देगा। ब्लड में हमारा क्या कैरी करता है? ब्लड में ऑक्सीजन भी कैरी कर सकता है, शुगर भी कैरी करता है, सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है, मिनरल्स भी कैरी करता है। तो ब्लड को फेंक देगा। ब्लड क्या करेगा? उसको जहां जहां स्टोर करना है ले जाके उस ऑर्गन को देगा स्टोर करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए। तो खाना का अब मतलब खाए हम यहाँ पे मुंह में, मुंह से गया ओसोफेगस में, ओसोफेगस से गया स्टोमक में, स्टोमक में केमिकल डाइजेशन हुआ, अब दो तरह का डाइजेशन आप लोग केमिकल डाइजेशन करें समझ लीजिए। दो तरह का, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल। फिजिकल डाइजेशन मतलब कि खाना को निगलना, चबाना, कूटना, पीसना, और केमिकल डाइजेशन का मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बाइल से, एंजाइम से, जाइम से खाना को पीस कर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करना, दिस इज केमिकल डाइजेशन। और सारा केमिकल डाइजेशन स्टोमक में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है खाना। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब कि खाना का जो हम डाइजेशन हो चुका है, जैसे हम लोग गन्ना से जूस निकाल लिए या कोई भी चीज का जूस निकाल लिए, और जूस में से जो भी फायदा वाला चीज है वो खींच लिया, बाकी चीज को सीटी के बाहर फेंक दिए। वैसे ही खाना का जितना भी लिक्विड मटेरियल है, उससे जितना भी हमको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, वह कौन एब्जॉर्ब करता है? वह स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्ट पार्ट का इसका क्या नाम है? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है। क्या होता है ड्यूडेनम? यहाँ पे देखिए सी शेप्ड है ना ड्यूडेनम। जहां पे स्टोमक का एंड खत्म हुआ वहां पे ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ। ड्यूडेनम सी शेप्ड होता है, और ये इसकी लंबाई जो होता है 10 इंच तक होता है। यह पेंक्रियास से अटैच होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है? पेंक्रियास से अटैच होता है। तो पेंक्रियास से पेंक्रिएटिक जूस आता है, और लीवर से हेपेटिक जूस आता है, और ड्यूडेनम में फिर वहां से एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद आइएगा तो यहाँ पे जियोजिनम होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है? जियोजिनम। जियोजिनम क्या होता है कि इसका जो जियोजिनम है, इसका लंबाई 8 फीट होता है। और उसके बाद नीचे आइएगा तो इलियम होता है, उसका लंबाई 12 फीट है। 12 फीट 8 फीट समझिए कितना लंबा है। और इस सब में धीरे धीरे खाना का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके भीतर क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो खाना को पचाने में एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कि अंतड़ी जो है ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते रहता है 24 घंटा। यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो खाना का डाइजेशन नहीं होगा, खाना का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, किसी भी पेशेंट का अगर हवा बिहार गुम हो गया है, खाना मुंह से ढकाट नहीं आ रहा है, नीचे से विंड पास नहीं हो रहा है, स्टोमक फूल गया है, तो वही हम लोग स्टेथोस्कोप से इसका इंटेस्टाइन देखते हैं, और इंटेस्टाइन में देखते हैं कि बॉबल साउंड आ रहा है कि नहीं। इसको बॉबल साउंड बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और बॉबल साउंड बनाता है। बॉबल साउंड होता है, अतड़ी ऐसे ऐसे मूव करेगा तभी जाके खाना डाइजेशन अच्छा से होगा। इंटेस्टाइन काम करना बंद कर दिया किसी कारण से, किसी डिजीज के चलते, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसमें नहीं होगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया 8 फीट 12 फीट 9 इंच जो भी हो गया, 3 को हम लोग पार्ट देखे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? जो खसी का जो तुम लोग चुस्ता चरबोदा खाते हो वह लार्ज इंटेस्टाइन है, चुस्ता खाते हो स्टोमक है। हाँ, ये अतड़ी छोटकी आंत है जो सबसे लंबा, जो एनिमल सब में भी बहुत लंबा होता है, जिसको पचौनी लोग बोलता है, क्या क्या बोलता है। तो अब यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट कहां से हुआ? स्टोमक से। स्टोमक के लोअर एंड से स्टार्ट हुआ। ड्यूडेनम, इलियम, ज्यूजेनम, इलियम। और इलियम जहां पे खत्म हुआ वह लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पे क्या होता है? सिक्कम। सबसे पहले क्या होता है? सिक्कम। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? इलियोसिकल जंक्शन। क्या होता है? इलियोसिकल जंक्शन। और यहीं पे अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स यहाँ पे पाया जाता है। यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता है। अब अपेंडिक्स कैसे हो जाता है? अपेंडिसाइटिस।
यदि कोई हैवी खाना खाया तुरंत चल दिया है किसी कारण से, या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कनाल लाइक स्ट्रक्चर है, डायग्राम कनाल लाइक स्ट्रक्चर है, यदि इसमें कोई खाना का पार्टिकल, कोई टुकड़ा अगर जाके फंस गया, और तो अब देखिए यहाँ पे जो अपेंडिक्स है, यहाँ पे जो इलियोसिकल जंक्शन के पास ये अपेंडिक्स है, तो अपेंडिक्स में कोई खाना का टुकड़ा इधर प्रेशर या किसी प्रेशर से अगर इसमें भीतर चला गया, तो अपेंडिक्स से कोई आता जाता नहीं है, रूट आने जाने का नहीं है। यदि किसी प्रेशर से इसमें चला गया तो वह खाना का टुकड़ा इसमें सड़ने लगता है, और सड़ने के फलस्वरूप अपेंडिक्स हो जाता है, अपेंडिसाइटिस होता है। अपेंडिक्स तो सबको है, अपेंडिक्स एक ऑर्गन है और सब शरीर के अंदर है, और अनवांटेड इसको भी नहीं निकालना है किसी भी बिना बीमारी के। और जब तक कोई फूड पार्टिकल इसमें जाएगा नहीं, तब तक यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब यहाँ से इलियोसिकल जंक्शन से अपेंडिक्स हो गया, और अपेंडिक्स के आगे जब जाइएगा तो क्या स्टार्ट होगा, सिक्कम हो गया। सिक्कम के आगे एसेंडिंग कोलन स्टार्ट होगा। क्या होगा? एसेंडिंग कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर्ड कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस, ये सब इसका पार्ट है। तो अपेंडिक्स में जो होता है लिम्फेटिक टिश्यू पाया जाता है, वह सिक्कम के में खुलती है। सिक्कम यहाँ पे है, यहाँ के जंक्शन को इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से हमारा हो गया एसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग मतलब चढ़ने वाला। यह कहाँ जाता है? तो लीवर के पास जाता है। कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। जैसे यहाँ पे इसको हम लोग लगाया अगर, तो किसके तरफ ऊपर जाएगा ये? तो यह ऊपर जा रहा है एसेंडिंग कोलन, यहाँ पे लीवर हो गया, लीवर के पास जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एसेंडिंग कोलन के बाद क्या आ जाएगा? ट्रांसवर्स कोलन। ऐसे जो आया उसको क्या बोले? ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन हो गया। ट्रांसवर्स कोलन यहाँ लीवर से स्प्लीन की तरफ, यह कहाँ गया? लीवर से स्प्लीन की तरफ गया। और इसके बाद डिसेंडिंग कोलन, फिर एसेंडिंग मतलब चढ़ा, डिसेंडिंग मतलब नीचे आया, फिर नीचे आया, उसका नाम रह गया डिसेंडिंग कोलन होता है। और डिसेंडिंग कोलन के बाद यहाँ पे आ गया सिग्मोइड कोलन। ठीक है ना? सिग्मोइड कोलन आ गया। सिग्मोइड कोलन के बाद क्या हो गया? रेक्टम हो गया। और रेक्टम के बाद क्या हो गया? एनस। यानी कि खाना का जो भी एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पे कहाँ पे आया? यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलने के लिए रास्ता आएगा। इसमें कौन खाना आएगा? इसमें जो खाना पचा नहीं है, वेस्ट है, वही खाना इसमें आएगा। और यह धीरे धीरे ऐसे आते हुए और रेक्टम में जमा हो जाएगा। और जब रेक्टम में का जो पॉट है, जो बर्तन है, भर जाएगा, तो इसमें नर्व होता है, वो हमारे दिमाग को सिग्नल देगा कि भाई अब हमारा टंकी तो फुल हो चुका है, चलो सेफ्टी की तरफ इसको निकाल के आओ। तो हमारा अलार्म काम करेगा ब्रेन का, और हम लोग जाएंगे सेफ्टी की तरफ। जो खा पी के जो बचा है वह झाड़ देंगे, फिर भूख लग जाएगा, फिर मुंह से डाइजेशन स्टार्ट। यानी खाना और निकालना, इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह से खाना, एनस से निकाल देना, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अलावा भी कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे डाइजेशन में पूर्ण रूप से नहीं लेकिन साइड रूप से मदद करते हैं। जैसे तीत है, जब तक तीत चबाएगा नहीं, काटेगा नहीं, तब तक डाइजेशन प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, लीवर है। यह डायरेक्ट रूप से डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यदि लीवर से बाइल नहीं निकलेगा, लीवर अपना बाइल नहीं देगा, तो डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज यदि आपको एंजाइम नहीं क्रिएट करेगा तो डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। यानी कि साथ में जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या हो गया? तीत हो गया, फेरिंग्स हो गया, आपको पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। यह एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। अब लीवर के बारे में भी, लीवर ही डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आता है। अब लीवर के बारे में, लीवर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर है। जहां पे ग्लैंड आएगा तहां पे हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, यानी वह सिक्रीट करेगा कुछ ना कुछ। जहां पे आएगा ग्लैंड, वो कुछ ना कुछ आपको देगा, फायदा वाला, घाटा नहीं करेगा। जहां जहां ग्लैंड का नाम आएगा पूरे बॉडी में, वह कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, जिसका बॉडी में रोल होगा।
तो लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 किलो कम से कम। और इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। और राइट लोब से 2 डक्ट आएगा, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों आके एक जगह मिलेगा, उसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। आप कॉमन हेपेटिक डक्ट के नीचे आओगे तो यहाँ पे गॉल ब्लाडर होगा, यहाँ पे पेंक्रियाज होगा। तो यह क्या करता है कि लीवर जो होता है कहाँ स्थित रहता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। कहाँ रहेगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रीजन इसका। पेट को 9 भाग में बांटते हैं, आगे बताएंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, राइट इलर फोसा, लेफ्ट इलर फोसा, सुप्राप्यूबिक रीजन, यह सब है। तो अब लीवर का फंक्शन पूछिए। लीवर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसका क्या फंक्शन है? तो यह क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, जो भोजन पचाने में मदद करता है, आयरन को स्टोर करने में मदद करता है। बॉडी में आयरन को जो स्टोर करना है तो उसमें मदद करता है। प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, शरीर में जो भी हम खाना खाएंगे ग्लूकोज होगा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करेगा कौन? लीवर। और फिर हम फास्टिंग में रहेंगे तो वही ग्लूकोज जो फैट में कन्वर्ट हो चुका है, फिर फैट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, वहीं से हमको एनर्जी मिलता है। अब लोग कहता है कि हम 9 दिन भूखे रह गए, नहीं 9 दिन फास्टिंग में रह गए, हमारा बहुत मजबूत है। यानी क्या? उसका 9 दिन वो नहीं रहा, उसके शरीर का फैटवा गला, तो फैट गल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसी से उसको एनर्जी मिला, तो वह बिना खाए पिए 2 दिन जिंदा रह गया। इसलिए आदमी 2-2 महीना, 3-3 महीना, 5-5 महीना जिंदा रह जाता है। जब तक फैट उसका शरीर का है, फैट जब तक गल के एनर्जी देगा तो जिंदा रहेगा, नहीं खाना पीना खाएगा। तो जिस दिन फैटो खत्म हो गया उस दिन उसका फैट खत्म हो जाएगा। तो यही जान लीजिए कि खाना जो भी खाएंगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है अभी अपने लिए स्टोर भी करता है, उसमें भी मदद करता है। मैंने हम खाना खा लिए, अब बरसात और साथ में अगर चावल हम खा लिया, बरसात और साथ कभी हम काम नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टोर कर लेते हैं घर में खाना। तो वैसे ही लीवर भी स्टोर कर लेता है फैट को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन को फैट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, फिर ग्लाइकोजन को फैट के रूप में। उसी फैट से हमको एनर्जी मिलता है। जब हम नहीं खाना खाएंगे तो, ज्यादा खाना खाएंगे तो ज्यादा फैट हो जाएगा, फिर खाना छोड़ देंगे धीरे धीरे फैट गल जाएगा, वही फैट से हमको एनर्जी भी मिलते रहेगा। तो यह सब काम लीवर करता है। आयरन को स्टोर करता है, बाइल जूस बनाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोज बनाने में मदद करता है, और बैक्टीरिया वायरस को भी मारता है। यह क्या करता है? बाहर से जो बैक्टीरिया बाहर जाएगा उसको भी मारने में मदद करेगा। जब लीवर डैमेज तो सारा चीज डैमेज ना कहला कि तो लीवर कमजोर बा, खाना नहीं पच रहा, लीवर काम करेगा तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा, बाइल का जूस का सिक्रेशन नहीं होगा, खाना अपच हो जाएगा। बाइल जो है उसके पेशाब से आने लगेगा। उसके पहले इसे जॉन्डिस आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो बाइल का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है जॉन्डिस में, तो पहले ब्लड में बाइल आने लगेगा, ब्लड के बाद कहाँ आने लगेगा? यूरिन में आने लगेगा, और यूरिन के बाद कहाँ आने लगेगा? स्टूल में, स्किन में, ऐसे करके आने लगेगा। तो अब गॉल ब्लैडर क्या होता है कि लीवर से बनाए हुए बाइल को क्या करता है? स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? लीवर तो जो बाइल बना है उसको स्टोर करता है, और इसकी कैपेसिटी 50 ml तक बाइल स्टोर करने की है। इसलिए लीवर किसी का जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बाइल तभी आएगा। लेकिन स्टोरेज जो 50 ml का जो रिजर्व में है वो स्टोरेज खत्म हो जाएगा, बिना कार्बोरेटर का मोटरसाइकिल हो जाएगा। अब पेंक्रियाज के बारे में जानेंगे। पेंक्रियाज भी एक ग्लैंड है, मिक्स है, यह एंजाइम भी बनाता है और इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है। यहाँ पे पेंक्रियाज का भी 3 पार्ट होता है, बॉडी, हेड, टेल। और इसके क्या पाया जाता है? पेंक्रियाज 2 तरह का सिक्रीशन करता है, कि एंजाइम का, पेप्सिन और ट्रेप्सिन एंजाइम का, जिससे खाना पचाने में मदद करता है। मल्टीपल ग्लैंड है, मल्टीपल सिक्रीशन करता है। और दूसरा क्या करता है? इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंट्रोल करके उसको एक लेवल में रखता है, इंसुलिन सिक्रीशन करता है। इसके बीटा सेल इसमें पाया जाता है, एक बीटा सेल है। इसमें 3 तरह का पेंक्रियाज होता है, अल्फा, बीटा, गामा सेल, 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। तो पेंक्रियाज का जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, तो इंसुलिन को पचाने में मदद करता है। तो अब धीरे धीरे करके हम लोग सब चीज के बारे में जान गए। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम मोटा मोटी हो गया। अब एब्डोमेन को हम लोग डाइजेस्टिव को 9 भाग में बांटते हैं, बीमारी का पता लगाने के लिए, ऑर्गन का पता लगाने के लिए, कि किस ऑर्गन में कहीं यदि पेन हो रहा है। 9 पार्ट में जहां भी पेन हुआ, कोई डिजीज हुआ, वहां हम पता लगा सकते हैं कि इस ऑर्गन का पेन है। कोई कह रहा है कि सर
हिया पेट दुखाता बहुत, यानी कि यहाँ जोन जोन ऑर्गन है उसमें कोई ना कोई पैथोलॉजिकल है। पेन और अलार्म, पेन जो फीवर क्या है, एक अलार्म है। कोई भी बीमारी होता है तो सबसे पहले अलार्म के रूप में कौन सिग्नल देता है, तो पेन होगा या फीवर होगा। तो पेन एंड फीवर इज ए नॉट ए डिजीज, इट इज ओनली ए अलार्म, कि आपके शरीर में अलार्म बजा दिया कि आप सतर्क हो जाओ, यहाँ के जो ऑर्गन है जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है या छोटा होने वाला है, या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या वायरस का इन्फेक्शन है, या फिर कोई ना कोई वहां पे पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेशन है, सिस्ट है, ट्यूमर है, कैंसर है, जो भी चीज होगा कुछ न कुछ है, ये स्टोन है, तभी पेन होगा। अनवांटेड ऐसे नॉर्मल में केवल दिखाने के लिए पेन नहीं होता है। अभी जो एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 9 भाग में बांटे हुए हैं, तो यहाँ वाले को हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके बाद उसके बगल में एपिगैस्ट्रियम रीजन, उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर यहाँ पे आ गया लेफ्ट लंबर रीजन, अम्बलाइकल रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बलाइकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन और लेफ्ट इलियक फोसा। अब राइट जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है तो यहाँ पे कौन कौन ऑर्गन होगा, तो यहाँ पे होगा असेंडिंग कोलन, गॉल ब्लाडर, लीवर, राइट किडनी, किडनी यहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसफर्स कोलन। यानी कि इतना पार्ट में जो जो ऑर्गन आया उसका हमने चार्ट बना के आपको दिखाएंगे। एपिगैस्ट्रियम रीजन में आएगा तो क्या होगा, ओसोफेगस होगा, लीवर का कुछ पार्ट होगा, पेंक्रियाज का कुछ पार्ट होगा, राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा, स्प्लीन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्टोमिक होगा। इसी तरह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आएगा तो डिसेंडिंग कोलन होगा, लेफ्ट किडनी होगा, कुछ लीवर का हल्का सा पार्ट होगा, पेंक्रियाज का कुछ इंड होगा, टेल वाला इंड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्प्लीन होगा, स्टोमिक होगा, ट्रांसवर्स कोलन होगा। राइट लंबर रीजन में आएगा तो असेंडिंग कोलन होगा, गॉल ब्लाडर होगा, लीवर होगा, राइट किडनी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। वैसे ही अम्बलाइकल रीजन में आएगा तो इसमें क्या होगा, पेंक्रियाज होगा, राइट एंड लेफ्ट किडनी का कुछ पार्ट होगा, यूरेटर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ऐसे कर करके मतलब जहां जहां पेन हो रहा है वैसे हम लोग उसको लोकेट कर सकते हैं कि किस पार्ट में कौन ऑर्गन है। अब इस सारा ऑर्गन के बारे में हम लोग डील कर दिए। अब नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो भी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन या डिजीज के विषय में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।